Let us start the topic of history in today's class. हिस्ट्री में हमारा जो बेसिकली चीजें आती हैं जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, दैट इज ऑल अबाउट कि हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कैसी रही। देखो, मैं हिस्ट्री को आपको एक ब्रॉड व्यू में पहले समझाती हूँ। हमारी हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड वन इज medieval हिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हिस्ट्री का। ठीक है, हम जो जितना भी पूरा अब तक के इतिहास में हुआ है, हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप याद करो अपनी एनसीईआरटी बुक्स, तो 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक जो थी वो एंशिएंट, 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक जो थी वो मिडिवल हिस्ट्री पे, और 8th क्लास की थी मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो ये था बेसिक एक हिस्ट्री का डिवीजन जो हमें देखने को मिलता है। बाकी जो हिस्ट्री है, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो है सबसे ज्यादा नंबर की आती है एग्जाम में। तो मैक्सिमम इसी से पूछे जाते हैं, जिसमें गांधी जी का रोल हो गया, जो भी मूवमेंट्स हमने चलाई थी उनके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो बहुत कॉमनली आते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में टाइमलाइन क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले कहूंगी कि आप पहले टाइमलाइन समझो। अगर आप टाइमलाइन समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए हिस्ट्री पढ़ना। जब तक टाइमलाइन नहीं समझोगे, हिस्ट्री की एक चीज समझ नहीं आएगी और ना ही कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन फर्स्ट। टाइमलाइन क्या है? सीक्वेंस। तो मैं आपको पूरा यहाँ पर एक ब्रॉड व्यू में सारा सीक्वेंस समझाऊंगी। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है भाई, एंशिएंट हिस्ट्री के मैं आपको टाइमलाइन पूरा समझा देती हूँ। हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, सबसे पुरानी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की है, उसमें क्या था? जब इंसान की सिर्फ इवोल्यूशन हुआ था, मतलब इंसान सिर्फ अभी जन्म लिया था और उसको और चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? जो इवोल्यूशन ऑफ मैन, इंसान की उत्पत्ति होती है। देन आफ्टर दिस व्हाट हैपन? इसके बाद इंसान को एक चीज पता लगती है, दैट इज द स्टोन। जैसे हम कहते हैं स्टोन एज, मतलब पत्थरों का समय, जब हमें सिर्फ पत्थरों की नॉलेज होती है और किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं होती। हमें कोई मेटल नहीं पता, क्या कॉपर होता है, क्या ब्रॉन्ज होता है, क्या आयरन होता है। वी डोंट नो एनीथिंग, ओनली वी नो इज स्टोन, पत्थरों के बारे में पता है। देन जब पत्थरों की नॉलेज आती है, तब उसके बाद एक सिविलाइजेशन बन के डेवलप होती है, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका दूसरा नाम क्या है हम यूज करते हैं? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। राइट, ये सब नाम यूज करते हैं। फिर जब ये वैली खत्म होती है तो भारत में शुरू होती है वैदिक एज, जब हमारे भारत में वेद लिखे जाते हैं। राइट, जो वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो लिखे जाते हैं। फिर आते हैं प्री मॉडर्न पीरियड। प्री मॉडर्न एज का मतलब है कि अभी मौर्यज नहीं आए हैं। मौर्य समझ रहे हो? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, वो नहीं आए हैं। इससे पहले कुछ बन रही हैं डायनेस्टीज, वो है प्री मॉडर्न एज। देन इसके बाद आएंगे भारत के अंदर मौर्यंस, उसे हम कहते हैं मॉडर्न एज। जिस टाइम पर हमारे सामने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ये सब लोग आए थे। देन जब अशोका और उसके बाद के जो रूलर्स थे वो वीक पड़ने लग गए, और लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, वो भी हट जाते हैं, तब यहाँ पे बनती है पोस्ट मॉडर्न, मतलब मॉडर्न्स के बाद का टाइम पीरियड। एंड देन लास्ट में वहां पर आते हैं गुप्ता एम्पायर। तो ये जो पूरा है ना, ये जितना भी आप देख रहे हो एक के बाद एक हो रहा है, इसे हम क्लासिफाई करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये पूरी मैं हिस्ट्री आपको नॉर्थ इंडिया की बता रही हूँ। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में क्या क्या आता है?
जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, वो सारा एरिया, ठीक है। ये पूरा नॉर्थ इंडिया की बात है, साउथ की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो हिस्ट्री है जो हमें पढ़नी है, वी डोंट हैव टू स्टडी अबाउट दी साउथ इंडिया, तो आपको उस पर बिल्कुल फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें भी एम्पायर्स थे, ऐसा नहीं कि उसमें एम्पायर्स नहीं थे, चोला, चेरा, पांड्यास, बहुत सारे एम्पायर्स वहां भी थे, बट वो हमें पढ़ने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। हमें ये पढ़ना है, हमसे नहीं पूछे जाते, हमसे यही वाले जो है ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। फिर गुप्ता एम्पायर था, ये लोग थे हिंदू, ठीक है। ये लोगों ने काफी कुछ कराया, टेम्पल्स बनवाए, रामायण महाभारत को देखा वगैरह सब कुछ किया। फिर क्या होता है, धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर भी खत्म होता है, और भारत में यहाँ पे इस समय में अटैक होता है किसका, मुस्लिम्स का, ठीक है। टर्की से, जो टर्की है सेंट्रल एशिया का जो रीजन है, वहां से लोग आते हैं भारत, ठीक है। वो अटैक करते हैं भारत की तरफ, और फिर अटैक करने के बाद यहाँ पर मुस्लिम्स का एम्पायर शुरू होगा, ठीक है। जिसको हम क्या क्लासिफाई करते हैं, उसके लिए हमने नाम दिया है मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, जो मध्य समय में है। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा अटैक जो होता है वो होता है मुस्लिम्स का, चाहे वो मुस्लिम्स अफगानिस्तान से आए हों चाहे टर्की से आए हों, है तो वो मुस्लिम्स ही, तो मुस्लिम्स का अटैक होता है भारत के अंदर। और मुस्लिम्स के अटैक होने के बाद जो भारत में एक डायनेस्टी होती है पृथ्वीराज चौहान की, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। 1191 में जो एक पर्सन थे मोहम्मद घोरी, वो बैटल लड़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है। इस बैटल का एक फेमस नाम है, कोई बताएगा कि इस बैटल को किस नाम से बुलाया जाता है, एनीवन? ओके, नहीं पता तो लिखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन एक जगह है, नो दिव्यांशु, बैटल ऑफ प्लासी नहीं है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी अभी नहीं हुई है, वो तो बैटल ऑफ प्लासी तो 1757 में ब्रिटिशर्स के साथ होगी, एंड वी आर स्टडिंग 1191, बहुत डिफरेंस है अभी, 600-700 साल का फर्क है करीबन, तो वो अभी नहीं है, बहुत बाद में आएगा। बैटल ऑफ तराइन, तराई क्या है, देखो जितनी भी बैटल्स होती है ना, वो बैटल उनके नाम पे होती है, जो भी जहां पे बैटल हुई है उस नाम पे उस बैटल का नाम पड़ जाता है। मान लो कल को बैटल किसी एक जगह पे होती है, कोई भी जगह पे हो सकती है, तो वो उस नाम पे पड़ जाएगी, और कुछ नहीं है। जिस भी जगह बैटल होगी उसके नाम पे पड़ेगी, प्लासी में हुई तो प्लासी के नाम पे पड़ गई, तराई जगह है, ठीक है, वहां पे हुई तो उसके नाम पे पड़ गई, ठीक है भाई। तराई जो है ये कहाँ पर है, कोई बताएगा कहाँ पे है? ये है हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में ये बैटल होती है तराई की जगह पे, तो ये उसके नाम पे फेमस हो गया, एक जगह है ये, करनाल जो एरिया है ना हरियाणा का, वहां पे एक जगह पड़ती है तराई, वहां पे है ये। तो इस बैटल में क्या होता है, जो ये है ना पृथ्वीराज चौहान, राजपूतों के जो हेड हैं, ये जीत जाते हैं, ठीक है। ये बात मोहम्मद घोरी को बर्दाश्त नहीं होती, तो वो जो है और नई तैयारी के साथ एक और बैटल लड़ते हैं 1192 में, फिर से वही पर्सन लड़ेंगे, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान। अगेन एक और बैटल लड़ते हैं, सेम बैटल जिसका नाम है सेकंड बैटल ऑफ तराई, तराई का दूसरा युद्ध। और अब क्या होगा, अब ये जीत जाएंगे, ठीक है, ही विल विन। तो इस चीज के चलते पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है, दिल्ली का जो पूरा एरिया है वो पूरा कब्जे में कर लेते हैं ये घोरी, और यहाँ पे क्या बनाते हैं नई अपनी, और यहाँ पे ये बनाते हैं अपनी दिल्ली
सल्तनत, ठीक है, ये एस्टैब्लिश करते हैं, इसे हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत, राइट। तो यहां पे बनती है दिल्ली सल्तनत, जिसके अंदर 5 डायनेस्टीज आती हैं। सबसे पहले बनती है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। फिर बनते हैं खिलजी, खिलजी में आप लोगों ने सुना हुआ है नाम, अलाउद्दीन खिलजी, वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है भाई। ये बनती है 1206 से लेकर के 1526 तक। खिलजी के बाद आते हैं तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। फिर आते हैं सैयद, और लास्ट आते हैं लोधी, ठीक है। ये डायनेस्टीज यहाँ पे बनती हैं, एक के बाद एक रूलर्स आते जाते हैं और वो अपनी डायनेस्टीज यहाँ पे बनाते जाते हैं। तो ये तो पूरा दिल्ली सल्तनत बना। फिर इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिल्ली सल्तनत जब 1526 होगा, तो लोधी में एक पर्सन होंगे, इब्राहिम लोधी, इनकी अब एक बैटल होगी 1526 में। इब्राहिम लोधी और बाबर की बैटल होगी, सबने बाबर का नाम सुना हुआ है। बाबर और इब्राहिम लोधी की बैटल होगी, बाबर को इनवाइट किया जाएगा स्पेशली यहाँ पर, और इब्राहिम लोधी के साथ उनकी बैटल होगी। असल में ये बैटल इब्राहिम लोधी के चाचा ही करवाते हैं। इब्राहिम लोधी के चाचा जो हैं उनको गद्दी नहीं मिलती, तो दौलत खान था नाम उनका, वो अपने बेटे को इब्राहिम लोधी के पास भेजते हैं नेगोशिएशंस के लिए, मतलब अब हम चाचा भतीजे हैं, रिश्ता अपना अच्छा बना लेते हैं, उस चीज के लिए भेजते हैं। लेकिन इब्राहिम लोधी अपने ही भाई को, मतलब अपने चचेरे भाई को बहुत ही बेइज्जत करके भेज देते हैं, ठीक है। तो इस बात से गुस्सा होकर के दौलत खान लोधी बाबर को जो है इनवाइट करते हैं, और फिर यहाँ पर बाबर जो है वो आते हैं भारत में, और फिर जो है ये लड़ाई होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस बैटल को हम बोलते हैं फर्स्ट पानीपत ऑफ पानीपत, यस, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें कौन जीत जाते हैं, बाबर, राइट। फिर ऐसे करते करते बाबर जो है 4 बैटल्स लड़ते हैं, ठीक है। और वो क्या बनाते हैं, यहाँ पर बाबर बनाते हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर अपना वो प्रॉपरली एस्टैब्लिश कर लेते हैं। 1526, 1527, 28, 29, 4 बैटल्स लड़ते हैं। तो यहां पर 27 में बैटल होती है बैटल ऑफ खनवा, फिर बैटल ऑफ चंदेरी, एंड लास्ट बैटल ऑफ घाघरा। ये 4 बैटल्स बाबर लड़ते हैं, और चारों ही बैटल्स में बाबर वॉन इजीली, ठीक है, क्योंकि बाबर की बहुत अच्छी स्किल्स होती है, मिलिट्री स्किल्स उसकी बहुत बढ़िया होती है। याद कैसे रखोगे इन बैटल्स के नाम, अगर एग्जाम में आ जाता है कि 1527-28 में कौन सी बैटल लड़ी गई, क्योंकि देखो यार मुगल एम्पायर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुगल एम्पायर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी बैटल्स को कैसे याद रखना है, मेन कीवर्ड पकड़ लो इसमें से। मेन कीवर्ड है पानीपत, खनवा, चंदेरी और घाघरा, जगह के नाम है ये सारे। तो कैसे याद रखोगे, पानी पी के खाना खाया, खाना खाने के बाद छत पे गए वॉक करने के लिए, टेरेस पे गए, तो वहां पे क्या देखा, चांद, चांद को देख के घाघरे में नाची, नाचा नाची, मतलब घाघरा तो नाची होगी, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, पानी पिया, पहले पानी पिया फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद वॉक करने टेरेस पे गए तो चांद देखा, चांद को देखा तो घाघरा पहना था तो नाची, ठीक है। आई नो इट्स वियर्ड, बट ऐसे याद रखने का ही वे है, तो यू कैन रिमेम्बर बाय दिस, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
डन भाई यहाँ तक सबका? मैम अभी आप सारी चीजें डिटेल में कवर अप करेंगे ना, वो हाँ वो एशियन बाद से में लेके? करेंगे। अभी हम सिर्फ टाइमलाइन कवर अप कर रहे हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी हम सिर्फ टाइमलाइन कवर कर रहे हैं, पूरी हिस्ट्री समझ जाओ, ओवरव्यू क्या है हिस्ट्री का, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर भाई? ठीक है भाई। फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाती है डेथ। 1530 में बाबर की हो जाती है डेथ, सिर्फ 4 साल ही जी पाता है और फिर इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बाबर का रोल हो गया खत्म। अब बाबर की हो गई है डेथ, तो बाबर के बाद कौन आएगा? बाबर का बेटा। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। 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 हुमायूं 1530। मैम बाबर की नॉर्मल डेथ होती है, किसी युद्ध में मारे जाते? युद्ध में नहीं, उसको खुद को ही तबीयत खराब होती है, आई थिंक उनको मलेरिया की वजह से डेथ होती है। फिर 1530 से 1540 तक 10 ईयर्स तक हुमायूं आएंगे। ठीक है, हुमायूं जो है ये एक्चुअली में ना बड़े बदकिस्मत थे, इनको अपने भाइयों का साथ नहीं मिला। जो इनके 3 और भाई थे, अस्कारी, हिंदल, कामरान, उन भाइयों को इनको साथ नहीं मिल पाया। तो इनको थोड़ा जो लड़ाइयां लड़नी थी ना, वो लड़ नहीं उतने अच्छे से पाए। तो होता क्या है, हुमायूं 10 साल तो राज करते हैं, बट फिर क्या होता है 1540 में, ठीक है, 1540 में एक पर्सन है शेर शाह सूरी। वो यहाँ पे आते हैं और वो एक बैटल लड़ते हैं जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। अब आप लोग बताओ कन्नौज कहाँ पे है? कानपुर। यूपी, राइट? तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो बैटल होती है ये किस किस के बीच में है? शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। और इसमें जीत जाते हैं शेर शाह सूरी, ही वॉन। तो जो जीत गया भाई वो राज करेगा। तो अब यहां से बीच में ही 1540 के बाद शुरू हो जाता है सूर एम्पायर। ठीक है, ये 1540 से 1555 तक चलता है, सिर्फ 15 साल। ठीक है, और 15 साल बाद हुमायूं फिर से अपनी एंट्री लेते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री लेते हैं अपनी, और आके इनको हरा देते हैं, फिर से वापस बैठ जाते हैं गद्दी पे। ठीक है, तो 15 साल का गैप आएगा बीच में। तो सूर एम्पायर यहाँ पे शुरू होता है जिसमें शेर शाह सूरी आ जाते हैं, राइट? फिर इसके बाद आफ्टर ऑल दिस हुमायूं फिर से वापस आते हैं। ठीक है, हुमायूं की एंट्री यहाँ पे फिर से होती है 1555 में। दिल्ली में एक जगह है लाल किला, वहां पे जो है ये अटैक करते हैं और दिल्ली अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो हुमायूं 1555 में आकर के वापस से जो है जो पूरा एरिया दिल्ली का वो अपने अंडर कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, अगले ही साल, ठीक है, एक दिल्ली में लाइब्रेरी होती है जो बनवाते हैं, शेरा मंडल लाइब्रेरी, वहां से गिर के इनकी डेथ हो जाती है, सीढ़ियों से गिर के। ठीक है, मतलब इंसान इतनी सारी बैटल्स में नहीं मरा, इतना कुछ जी लिया, और एक सीढ़ियों से गिरने से इनकी डेथ हो जाती है। तो जीतने के बाद भी राज नहीं कर पाते। ठीक है, तो इनकी हो जाती है डेथ 1556 में। अब फादर की एकदम से डेथ हो गई, तो अब किसको संभालना है सब कुछ? बेटे को। तो हुमायूं के बेटे कौन होते हैं? अकबर। अकबर, राइट? तो यहाँ पे 13 साल की उम्र में अकबर जो है वो गद्दी पे बैठना पड़ता है उन्हें। 1556 में अकबर को यहाँ पर आना पड़ता है, और अकबर जो है उनको जो है पूरा जो भी एरिया है, जगह है, वो सब कुछ संभालनी पड़ती है। और ये कितने टाइम तक? 1605 तक, करीब करीब 50 साल अकबर रूल करके जाते हैं। ठीक है, और
ये इनको कहा जाता है कि भाई ये सक्सेसफुल हैं, बहुत ज्यादा ग्रेट करके इनको जाना जाता है, क्योंकि थोड़ा सा लोगों के लिए ये सेंसिबल थे, थोड़े से काइंड थे लोगों के लिए, ठीक है। इसलिए इनका पूरा नेम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। और बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने आप को सब कुछ संभाल लिया था, तो काफी इंटेलिजेंट समझदार ये पर्सन कहे जाते हैं। इन्होंने ही जो है अपने पूरे उसमें 9 नवरत्न रखे थे, नवरत्न जो है इन्होंने ही यहाँ रखे थे। बहुत ज्यादा इन्होंने रिलीजन को लेकर के डेवलपमेंट कराई, खुद एक हिंदू से शादी करी थी इन्होंने। और फिर उसके बाद इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो फिर 1605 में इनकी डेथ हो जाती है, कोई बैटल में मैम नहीं। जो नवरत्न रखने वाला हाँ, वो हुआ था इन्हीं के टाइम से स्टार्ट हुआ था, इससे पहले किसी ने भी रखा इससे था? पहले भी था, जो चंद्रगुप्त थे गुप्ता एम्पायर के, उन्होंने भी वो चीज रखी थी नवरत्न। लेकिन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो इनके पूछे जाते हैं, चंद्रगुप्त ने भी रखे थे, ठीक है। नवरत्न का मैम कौन? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि नवरत्न कब से स्टार्ट हुआ था तो क्या आंसर होगा मैम? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। मैम एक्चुअली नवरत्न का एक और कॉन्सेप्ट है जो मेंशन नहीं है बुक में। क्या चीज? मैम जो महाराजा विक्रमादित्य थे ना, हाँ, उनके रूप से भी मतलब ये जो नवरत्न वाला था ना, सबसे पहले उनके टाइम से मैम, अकबर के टाइम से भी पहले, और जो उससे भी पहले का था नवरत्न वाला ओके ओके, कॉन्सेप्ट। वन मोर पॉइंट मैं आपको ये क्लियर करूं पहले, परीक्षित। जो आप विक्रमादित्य कह रहे हो ना, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त का ही दूसरा नाम है, ठीक है। जो चंद्रगुप्त सेकंड है, उन्हीं का दूसरा नाम विक्रमादित्य है, उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था विक्रमादित्य का उनके टाइम से, यस मैम। ठीक है। ओके। उन्हीं के टाइम पे जो आपने नाम सुना है, एक बहुत फेमस नाम है कालिदास, उनके नवरत्न में से एक थे वो, कालिदास, ठीक है। जो ये वाला आपको मैंने लिखा था, यहाँ पे देखोगे इस पिक्चर में, यहाँ पे जो एक गुप्ता एम्पायर लिखा हुआ है ना, ये जो गुप्ता एम्पायर है, इसमें एक रूलर थे चंद्रगुप्त सेकंड, उनके समय से ये नवरत्न का चीजें स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जिसमें कालिदास, हरिसेन, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स नवरत्न में से एक थे, ठीक है भाई, तो ये भी याद रखिएगा। और फिर अकबर का तो आपको पता ही, अकबर तो इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने यहाँ पर नवरत्न का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। फिर आते हैं अकबर के बाद, जब अकबर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद निकल करके आते हैं इन्हीं के बेटे जहांगीर। जहांगीर हमारे लिए मॉडर्न हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो यार, जहांगीर का ऐसा था कि सबसे पहले इसके बाद जहांगीर आते हैं 1605 से 1627 तक, ठीक है। जहांगीर आते हैं, इनका नाम था सलीम, है ना, इन्हीं को सलीम कहा जाता है। जब ये गद्दी पे आए तो इन्होंने अपना नाम जहांगीर रख लिया, जहां पे राज करने वाला, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो हुआ क्या, जहांगीर के समय में भारत में 2 ब्रिटिशर्स आते हैं, ये है इंपॉर्टेंट, यहां जरा ध्यान से समझना। 2 ब्रिटिशर्स आते हैं, एक तो आते हैं यहां पर विलियम हॉकिंस, और एक आते हैं थॉमस। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, विलियम हॉकिंस के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और सबसे कॉमन है ये क्वेश्चन। तो विलियम हॉकिंस आते हैं सबसे पहले, फिर आते हैं थॉमस रो, ये थे फर्स्ट ब्रिटिशर, ठीक है, ये ब्रिटिशर है। ये आते हैं भाई कि हमें इंडिया में जो आपका पूरा मुगल एम्पायर है, उस एरिया में हमें ट्रेडिंग करने की परमिशन देना, ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रेड। तो ये परमिशन लेने के लिए आते हैं, लेकिन जहांगीर इनको परमिशन नहीं देते, लिख लीजिएगा, ही डिडंट गेट द परमिशन। क्यों नहीं मिलती परमिशन, इसके पीछे भी रीजन था। जहांगीर किसकी बातों में आ जाते हैं, पोर्चुगीज की, ठीक है। उस समय भारत में कौन से एग्जिस्ट कर रहे थे, पोर्चुगीज, ठीक है। इनकी मैं आपको हिस्ट्री भी समझाऊंगी, कब आए कैसे आए, ठीक है, इनको समझाऊंगी मैं भी। तो ये 2 पर्सन याद रखिएगा, जहांगीर के समय में ही ब्रिटिशर्स भारत में आ चुके हैं। लेकिन जो थॉमस रो है, उसको परमिशन मिल जाती है, कैसे मिल जाती है और क्यों मिल जाती है, ये भी मैं अभी बताऊंगी।
ठीक है, तो याद रखिएगा जहांगीर के बारे में। जहांगीर की डेथ के बाद इन्हीं के बेटे आते हैं शाहजहां, जिनको हम ताजमहल के लिए जानते हैं। ठीक है, शाहजहां जो है ये भी 1628 से 1658 करीब करीब 30 साल राज करते हैं, अच्छा खासा राज कर देते हैं। बट ये एक बदनसीब पिता होते हैं जिनके जो बेटे हैं, बेटा औरंगजेब इनको बंदी बना लेता है। ठीक है, होता क्या है, शाहजहां के होते हैं 4 बेटे और चारों बेटों में युद्ध हो जाता है। ठीक है, 4 बेटे होते हैं, एक होते हैं दारा शिकोह, सबसे बड़े बेटे। ठीक है, इनको गद्दी मिलनी चाहिए थी क्योंकि सबसे बड़े थे ये। फिर थे शाह सूजा, तीसरे बेटे थे औरंगजेब और चौथे बेटे थे मुराद बख्श। इन ये जो थे ना औरंगजेब, ये जो है पूरे सबको ही तबाह कर देते हैं बेसिकली। औरंगजेब जो है सबसे ज्यादा क्रूअल पर्सन कहे जाते हैं। ठीक है भाई, इन्होंने बहुत रिवोल्ट किए, इन्होंने बहुत हिंदू को मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया, बहुत ज्यादा रिवोल्ट्स लड़े। ठीक है, इन्होंने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने अपने ही फादर को जो है आगरा फोर्ट में बंदी बना के रखा एज अ प्रिजनर। जबकि मुस्लिम्स में ऐसा साफ साफ एक रूल है कि फादर के जिंदा होते हुए बेटा रूलिंग नहीं कर सकता, बट स्टिल औरंगजेब ने ऐसा किया। ठीक है, उन्होंने अपने इस्लामिक लॉस को भी तबाह कर दिया। ठीक है, तो औरंगजेब को आप कह सकते हो बहुत क्रूअल थे, बहुत ही ज्यादा क्रूअल थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ लड़ाई लड़ी, ठीक है, सबके साथ। ठीक है, जिन भाइयों ने इनका साथ दिया उनको भी धोखा दिया इन्होंने। ठीक है भाई, ये सब याद रखिएगा। और इसी टाइम पीरियड में ब्रिटिश इंडिया के अलावा भारत में क्या जन्म हो रहा था, शिवाजी का। शिवाजी मतलब मराठा एम्पायर, ये भी बन रहा था। ठीक है भाई, ये भी पढ़ेंगे, तो ये सब याद रखना। बाकी औरंगजेब आया अब इसके बाद। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं औरंगजेब। (1658 से 1707) आप ये कह सकते हो कि औरंगजेब के समय में मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ। सबसे ज्यादा जो टेरिटरी अंडर में आ गई ना, वो औरंगजेब के समय में आई थी, पूरा मैम ऑलमोस्ट। हाँ जी, औरंगजेब ने दारा सिकोह को भी मरवा दिया था, ये चारों भाइयों बिल्कुल, अपना भाई था उसको भी मरवा दिया था। मतलब दारा सिकोह फेवर में था ना नहीं, इनके फेवर में नहीं थे, दारा शिकोह हिंदूज के फेवर में थे। और मैक्सिमम जो एक्सपेंशन है ना, वो औरंगजेब ने किया था। ठीक है, औरंगजेब बहुत ज्यादा इस चीज में जो है आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा जो मुगल इंडिया आया है ना, वो औरंगजेब के समय में आया था। और फिर इसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा एम्पायर संभालने के लिए आपको लोग भी और रूलर भी पावरफुल चाहिए। और जबकि होता क्या है, औरंगजेब की डेथ के बाद जो है इतना ज्यादा कोई संभाल ही नहीं पाता। जितने भी रूलर्स आएंगे ना, वो वीक रूलर्स होंगे। ठीक है, वीक रूलर्स रहेंगे मुगल एम्पायर के, बहुत ही वीक सक्सेसर्स रहेंगे सारे ही, जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। एंड आपको मैंने अभी बताया था कि भारत में ब्रिटिशर्स की तो एंट्री जहांगीर के समय से ही हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है अब एक बंदा डाउन जाएगा तो दूसरा बंदा उठेगा भाई। जो डाउन होगा उसको डाउन करके और जो पावरफुल होंगे वो निकल करके आएंगे। तो यहाँ पे जो पावरफुल निकल के आते हैं वो आएंगे अब ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स यहाँ पे 2 बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ
बक्सर, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की डेथ, फिर आगे और बहुत से लोग आएंगे, शाह आलम, ठीक है, नादिर शाह वगैरह सब आएंगे। तो फाइनली 1757 में ब्रिटिशर्स लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। और 1764 में ये दो बैटल लड़ेंगे ब्रिटिशर्स बंगाल में, ठीक है, बंगाल अपने अंडर करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ये दो बैटल प्रॉपर लड़ेंगे और बंगाल इनके अंडर पूरा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से प्रॉपरली शुरू होगा ब्रिटिशर्स एम्पायर, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे। मैम एक बैटल और लड़ते हैं ना ब्रिटिश, कौन सी? मैसूर बैट वाला मैम, नहीं, फर्स्ट मैसूर की अंगल कोई बैटल मैसूर। नहीं है। नहीं नहीं, एंग्लो मैसूर, एंग्लो कार्नेटिक, एंग्लो बर्मीज, एंग्लो सिख, एंग्लो फ्रेंच, वो सारी बैटल्स अलग हैं, ठीक है। ये दो मेन बैटल्स है जो इंडिया में फुटहोल्ड बनाती हैं। बाकी जितने भी बैटल्स हैं मैम आप लोग, वो भी तो अंग्रेजों के बीच में ही लड़ी जाती है ना। अंग्रेज लड़ते हैं अलग अलग रूलर्स के साथ, वो इन बैटल्स के बाद होगा। एंग्लो मैसूर, फ्रेंच, सिख, अफगान और बर्मीज, ये 5 होती हैं अंग्रेजों की बैटल। मैसूर के साथ मतलब टीपू सुल्तान, हैदर अली के साथ, फ्रांस के जो हमारे कब्जे में है उनके साथ लड़ते हैं, सिख के साथ लड़ते हैं, अफगानियों के साथ लड़ते हैं और बर्मा के साथ लड़ते हैं। तो ये बैटल्स अलग हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद आएंगी ये सब। मेन ये दो बैटल्स होती हैं, इसके बाद जाके ब्रिटिशर्स का कुछ इंडिया में बन पाता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा एक ओवरव्यू समझ में आया कि ऐसा ऐसा होता था। लेकिन अब आपको एक चीज समझनी है कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये आए कैसे भारत में, ठीक है। इनका आना, क्या इनके आने से पहले भी कोई आया था, उसको समझना है। तो वो ये आए कैसे भारत में, मैं ये आपको एक पीपीटी के थ्रू समझाऊंगी। मैं आपको पीपीटी शेयर करनी हूँ वर्ल्ड के मैप की, ठीक है। वर्ल्ड के मैप की आप ये पीपीटी देखोगे, अपने सामने आपका वर्ल्ड का मैप है, इसको ध्यान से देखो। अब हम समझते हैं। देखो, ये है पूरा यूरोप, ये तो आपको यूरोप सबको पता होगा, ठीक है। ये है पूरा यूरोप, ये पूरा एरिया है यूरोप का, ठीक है। मैं आपको पूरा एक बार वर्ल्ड के मैप को ओवरव्यू देती हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और साइड बाय साइड अपना इनपुट भी देंगे। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये वाली कॉन्टिनेंट है हमारी नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूएसए मीन्स ये वाली जगह है अलास्का, कनाडा, यूएस और मेक्सिको, ये सब आता है। ये हमारा है पूरा नॉर्थ अमेरिका। फिर उसके बाद आता है, ये नीचे है साउथ अमेरिका, जिसमें हमारी चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, बोलीविया, वो सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा यूरोप। यूरोप में हमारी मेन जगह है स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, वेल्स, यूके, आयरलैंड, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब जगह। तो यहां से जो ये लोग हैं पोर्चुगीज, ये रहे ना पुर्तगाल, ठीक है, ये वाली जो जगह है ये छोटी सी, सबसे पहले ये भारत में आते हैं। होता क्या है, देखो, अगर एक बात सोचो कि अगर आपको यहां से इंडिया में आना है, ये रास्ता है इंडिया का, आप कैसे आओगे? आप इस सी को क्रॉस करो, क्रॉस करते हुए आप इंडिया आ सकते हो, है ना भाई, सीधा रास्ता है आप तो। या ऐसे से होते हुए, ऐसे होते हुए आ जाओ, है ना, ये रास्ता है हमारे पास, आज के समय में भी रास्ता है। ये एक सी है मेडिटेरेनियन सी, इसको क्रॉस करो, ये है रेड सी, इसको क्रॉस करो, ठीक है। यहाँ पे स्विस कैनाल तो बना ही हुआ है आर्टिफिशियल, यहाँ पे स्विस कैनाल, रेड सी, क्रॉस होते हुए अरेबियन सी के रास्ते मुंबई में, मुंबई से होते हुए इंडिया आ जाओ। तो हुआ ये कि ये सब तो चल ही रहा है। हुआ ये कि यहाँ पे जो एम्पायर है ना, उस समय की बात बता रही हूँ, यहाँ पे ये टर्की का जो एरिया है, यहाँ पे एक एम्पायर बनता है ओटोमन एम्पायर। ये सबसे बड़ा एम्पायर बनता है वर्ल्ड का, ठीक है। तो होता क्या है कि ये लोग जो है ओटोमन एम्पायर, ये
पोर्चुगल या यूरोप वालों को इंडिया आने का रास्ता ही नहीं देते। जो भी सामान आएगा जाएगा उस पे लगा देते हैवी ड्यूटी, हैवी टैक्सेस, हैवी ड्यूटी लगा देते हैं, राइट। तो ऐसा होने लगा। फिर हुआ क्या, जब इतना ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी तो पोर्चुगल वालों ने क्या दिमाग लगाया, और स्पेन वालों ने भी, कि यार अगर इस रास्ते से नहीं जा सकते तो लेट अस फाइंड सम अनदर वे, कोई दूसरा रास्ता निकालते। क्या किया इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि अर्थ जो है ना वो गोल है। तो इन्होंने क्या किया, ये गए अफ्रीका, ये यहां से होते हुए अटलांटिक ओशन से होते हुए गए अफ्रीका। अफ्रीका में पहुंचे ये लास्ट तक, और फिर वहां से होते हुए ये पहुंचे इंडिया। भाई अब गोल है, एक रास्ता नहीं मिल रहा था, दूसरा रास्ता निकाल लो। तो इन्होंने ऐसे किया, राइट। यहां पे ये आए, इस जगह का नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप। और ये काम करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने, वास्को डी गामा। सबने नाम सुना हुआ इनका? यहां तक बताओ भाई, स्टोरी क्लियर है सबको या नहीं? यस मैम। मैम दैट मीन्स ऑटोमन एम्पायर जो थी उसको इंडिया के बारे में पहले से पता था। हाँ, ओटोमन एम्पायर को तो सबके बारे में ही पता था। ओटोमन एम्पायर तो अपना बहुत फैला हुआ एम्पायर था। और मैम पता था भाई कि जो ये स्पाइसेस यहाँ से बेसिकली इंडिया में क्या लेना था इनको, स्पाइसेस, मसाले। सबसे बड़ा अट्रैक्शन मसाले हुआ करता था, मसाले। मैम दैट टाइम ऑटोमन एम्पायर जो था इंडिया से ट्रेडिंग करता था। बिल्कुल। तो यहाँ तो पे फिर मैम वो वास्को हाँ डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, तो उन्होंने समुद्री रास्ते से भारत की खोज की। बिल्कुल बिल्कुल, भारत तो पहले ही था ना, भारत की खोज तो थोड़ी ना, मतलब कि भारत तो पहले भी था, लेकिन समुद्री रास्ते से वो आए थे, शिप वगैरह से रास्ते होते हुए, और मसाले लेने आए थे भारत। और मसाले उनको जब उन्होंने यहाँ से लेकर के अपने यूरोप में बेचे तो 20 गुना का फायदा हुआ अगले को। तो उसको तो बहुत ज्यादा सही लगा भाई कि अब सारे मसाले भारत से ही लेने हमें, तो 20 गुना का फायदा हो रहा है उसको, तो अपने वहां पे बेचने पर बहुत फायदा हुआ उसको। ठीक है, तो ये था पोर्चुगीज, वास्को डी गामा थे पोर्चुगीज। ये 1498 में आते हैं भारत। तो अब आपको समझ में आया, पहला यूरोपियन या पहली यूरोप की पावर भारत में कौन सी आती है, पोर्चुगीज। पोर्चुगीज में कौन, वास्को डी गामा, राइट। तो पोर्चुगीज आते हैं, भैया वो एक जाएगा तो दूसरा भी आएगा। पोर्चुगीज को देखा देखी डच वाले भी कहते हैं, ये नीदरलैंड्स वाले, हमें भी जाना है। इंग्लैंड वाले भी पीछे पड़ते हैं, फ्रांस भी पीछे पड़ता है। तो धीरे धीरे करके सब आने लगते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पोर्चुगीज, फिर आते हैं डच, फिर आते हैं ब्रिटिश, ब्रिटिश का मतलब इंग्लैंड वाले, फिर आते हैं फ्रांस के। ठीक है, ये 4 लोग आते हैं भारत में। ठीक है, बीच में डेन्स भी आते हैं, खैर वो हमें याद रखने की नीड नहीं है, हमें इतना याद रखना है, ये सब लोग भारत में एंट्री लेते हैं। अब 4 यूरोपियन पावर्स भारत में हैं, तो इनके चारों की आपस में लड़ाई हो रही है ना कि कौन पावरफुल है, जिसमें से डच बिल्कुल पावरफुल नहीं था, फ्रांस बाद में आया एंड में, तो इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं। बेसिकली 2 थे पहले, पोर्चुगीज और ब्रिटिश। तो दोनों को अपनी पावर प्रूफ करनी थी भाई कि कौन पावरफुल ज्यादा है। तो पोर्चुगीज और ब्रिटिश इनके बीच में लड़ाई होती है, बैटल ऑफ स्वैली होल। ये मैं साफ साफ लिख देती हूँ आपके लिए, ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। ब्रिटिश वर्सेस पोर्चुगीज के बीच में बैटल ऑफ स्वैली होल होती है। एंड स्वैली होल क्या है, स्वैली होल एक जगह का नाम है, सूरत गुजरात में। ठीक है, एक जगह है, वहां पे ये लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, कब लड़ते हैं, 1600
1612 में। किसका समय है इस वक्त, जल्दी बताओ। 1612 में भारत में कौन राज कर रहे हैं? जहांगीर। जहांगीर, राइट। जहांगीर के समय में लड़ाई होती है, जहां पर कौन जीत जाता है? ब्रिटिश वॉन। ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये स्वाली होल होती है बैटल। इसके बाद भारत में कौन आते हैं? थॉमस रो, जिनका नाम मैंने आपको पहले लिखवाया था। थॉमस रो आते हैं और फिर वो जहांगीर से परमिशन लेते हैं। तो जहांगीर को पता लगता है कि भाई जिनको मैं पावरफुल समझ रहा हूँ इन पोर्चुगीज को, ये तो खुद ही ब्रिटिशर्स से हारे पड़े हैं, इसका मतलब ब्रिटिशर्स ज्यादा पावरफुल है, तो चलो इनसे हाथ मिला लिया जाए। तो जहांगीर जो है थॉमस रो को परमिशन दे देते हैं कि आप आओ, फैक्ट्री लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें महीने के महीने हफ्ता पहुंचाते रहना, मतलब पैसा पहुंचाते रहना, ठीक है भाई। तो ऐसे करके ये चीज यहाँ पे स्टार्ट होती है। पोर्चुगीज हार जाते हैं, तो पोर्चुगीज हार गए तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे, उनका इंटरेस्ट भारत से खत्म हो गया, वो चले गए ब्राजील, वो ब्राजील को लूटने गए, क्योंकि भारत में कुछ मिला नहीं उनको, ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो पोर्चुगीज को हराते हैं। डच वैसे ही थोड़े पावरफुल नहीं होते, और फ्रांस आएंगे, उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, जिनको हम कहते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। मैम वो जो फैक्ट्री बनाते हैं कहाँ पे बनाते हैं? सूरत में, वो भी लिखवाऊंगी अभी। एंग्लो फ्रेंच वॉर्स या फिर कार्नेटिक वॉर्स, जो फ्रांस के साथ वो लड़ेंगे, ठीक है, वो आगे आके आएंगे। और फिर यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स फैक्ट्रीज बनाएंगे मसूलीपट्टनम में और सूरत में, ठीक है। धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स जो है वो फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना शुरू कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको इस तरीके से याद रखनी है ब्रिटिशर्स के बारे में। तो ब्रिटिशर्स के बारे में हम डिटेल में पूरा समझेंगे, ब्रिटिशर्स कब आप यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से आए, ठीक है, वो अभी हम डिटेल में पूरा समझेंगे। हाँ भाई, यहाँ तक पूछो पहले तो, कोई डाउट किसी को? मैम वन मोर थिंग, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है? मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारी जब हमारी इनके साथ बैटल्स होती है, बेसिकली 1757 से, या फिर आप कह लो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, जब भारत में यूरोपियंस आते हैं। 5 आपको नाम बताए मैंने, और उसमें से ब्रिटिशर्स आते हैं जिनमें ये बैटल्स लड़ते हैं, वो यहां से स्टार्ट होती मैम जब है यूरोपियंस का आना और ब्रिटिशर्स के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री का बनना। हाँ बोलो। मैम एक्चुअल डेट क्या है? एक्चुअल डेट नहीं है इसके लिए, मॉडर्न हिस्ट्री की कोई डेट नहीं है, क्योंकि साइड बाय साइड मुगल एम्पायर भी चल रहा है जिसको मेडिवल हिस्ट्री में काउंट करते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में चल रही है, तो कोई डेट नहीं है इसके लिए, कोई डेट याद नहीं रखनी है। बेसिकली ये सिर्फ आए हैं भारत में, जो कि यहाँ पर हो रहा है, कोई डेट नहीं है इसके लिए। 1757 से लेकर के 1947 तक का समय जो हम लोगों ने टाइम पीरियड किया पूरा, मतलब 1757 में हम लोगों ने किस तरीके से स्टार्ट किया, ब्रिटिशों ने क्या हम पे एक्सप्लॉयटेशंस किए, एंड फिर जाकर के हमने आज़ादी की मूवमेंट कैसे स्टार्ट करी, गांधी जी कैसे आए, उन्होंने कैसे जो है संभाला, राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल है, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सब फ्रीडम फाइटर्स ने किस तरीके से हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद करी, ये पूरा टाइम पीरियड हमारा क्या कहलाता है? मॉडर्न हिस्ट्री। यहीं तक करेंगे आज की क्लास में।